हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के हमारे सब्जेक्ट की, विच इज़ इकोनॉमिक्स। 8 चैप्टर तक हमने लास्ट कंप्लीट किया था। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज प्रैक्टिकली हम ये सारी चीज़ें लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, अलग अलग बिजनेसेस की बात करते हैं। ट्रेडिंग या बिजनेस जो होता है वो एक ज़माने में ऐसा होता था कि एक एरा था जब कंट्रीज़ के बीच में आपस में ट्रेडिंग और बिजनेस नहीं होता था। तब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इंटरनली अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करती थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फोकस बड़ा लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं वो कम होती गई। मतलब वर्ल्ड एक पूरा विलेज, ग्लोबल विलेज जिसे हम बोलते हैं, वैसा बनता गया। और अब आज की डेट में हम ये देखते हैं कि इंडिया में तो खासकर ये ट्रेंड है। अपने ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो मेड इन इंडिया होंगे। आप अपने आसपास अपने घर में देख लो, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, जो मोबाइल फ़ोन अभी आप यूज़ कर रहे हो, उसके भी सारे पार्ट्स वो सब इंडिया में नहीं बने होंगे। शायद हो सकता है कि सिर्फ असेंबलिंग इंडिया में हुआ हो, लेकिन जो उसके पार्ट्स है वो चाइना से, ताइवान से, कोरिया से, हांगकॉन्ग या सिंगापुर से, किसी कंट्री से इंपोर्ट किए होंगे। तो ये चीज़ अब बहुत कॉमन हो गई। और इंडिया में तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि मल्टीपल ब्रांड्स ऐसे हैं, मल्टीपल फील्ड्स में। गाड़ियाँ देख लो, मारुति सुजुकी में, सुजुकी तो जापान की है ना, होंडा जापान की गाड़ी है। हीरो होंडा में जो होंडा है वो भी जापानीज़ ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में तो रेगुलर देखी है। मोबाइल फ़ोन्स में आप बचपन से आप देख रहे हो, जो टॉयज़ आप यूज़ करते आए हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स थे सारे मेजॉरिटी। और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जिसके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड एग्जैक्टली है क्या, और उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है उससे। एक एक करके देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मीनिंग बताया, डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। तो अगर गुड्स या सर्विसेज या रिसोर्सेज या पैसा, जिसको हम कैपिटल बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी, नो हाउ का मतलब नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसका मतलब कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें जो है अगर एक्सचेंज हो रही है तो उसको हम ट्रेड बोलेंगे। अगर ये ट्रेड इंडिया में हो रहा है विद इन द लोकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, विद इन द टेरिटरी, तो उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे। लेकिन अगर ये एक्सचेंज हमारी लोकल टेरिटरी के बाहर हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया किसी और कंट्री के साथ हो रहा है, तो हम उसको इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो ये डिटेल्स यहाँ पे बता रखी है। आगे बढ़ते हैं। कुछ रीजंस दिए हुए। अभी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्यों शुरू हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब इंडिया को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो यूएस के साथ ट्रेड करे, चाइना के साथ ट्रेड करे, बांग्लादेश के साथ ट्रेड करे, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसके कुछ रीजंस हैं, वो फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये पूरा आंसर भी बन सकता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है उसमें बता रहे हैं डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज़। अब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हर कंट्री की अपनी एक सिचुएशन है। जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, मतलब किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हर जगह सब कुछ सेम अवेलेबल हो, रिसोर्सेज सिमिलर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट प्रपोर्शन में हो सकते हैं। हर कंट्री के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एबेंडेंट या सरप्लस हो सकती है, और हो सकता है कि कोई चीज़ उसके पास बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो। तो डिमांड एंड सप्लाई उसी पे क्रिएट होता है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो कुछ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसकी नॉलेज अगर आपको पहले से होती तो आप मुझसे क्यों पढ़ते। अच्छा, मुझे नॉलेज है और आपको नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अब आपको जब नॉलेज मिल जाएगी तो इन फ्यूचर आप किसी को समझाना चाहो तो भी समझा सकते हो। तो जो फैक्टर्स हैं वो डिफ़र करते हैं, किसी कंट्री के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। इसी तरीके से इस बिहाफ पे हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड चल रहा है। अदरवाइज़ हर कंट्री में इनफ चीज़ें होती तो फिर ट्रेड करते ही क्यों। क्लियर हो गया ये? तो ये बताया हुआ है। दूसरी कैटेगरी में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट का फ़र्क पड़ने वाला है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। अब मैं यूट्यूब पे कितनी बार ऐसे लेक्चर्स रखता हूँ ना, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बोले आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा देते हो, पॉइंट टू पॉइंट जाओ। मतलब पॉइंट टू पॉइंट में मुझे आपको ट्रांसलेशन नहीं समझाना है, वो तो आप खुद भी कर लोगे। मुझे आपको कुछ चीज़ें रिलेट करानी है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के थियरी के साथ मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स रिलेट कराऊँ जिससे आपको वो चीज़ें याद हो सके। तो ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। एंड लॉन्ग टर्म में आपको इन चीज़ों को समझने से कहीं ना कहीं आपका नॉलेज भी डेवलप होगा। सिर्फ हमें ये नहीं है कि जो बुक में दिया है वो रट लो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आपके माइंड में है तो ये इससे नॉलेज भी क्रिएट होती है, और जो बुक में दिया हुआ है उसके बारे में आपके कंसेप्ट में भी क्लैरिटी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि इंडिया में जो सैटेलाइट मिशन है, जैसे इसरो अथॉरिटी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम है सैटेलाइट्स बनाना।
अच्छा, सैटेलाइट के लिए जब सैटेलाइट अगर आसमान में पहुंचाना है ऑर्बिट में, तो उसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, उसको अपने PSLV और GSLV ऐसे बोलते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में अलग अलग कैटेगरीज के व्हीकल्स होते हैं। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है ये एग्जैक्टली क्या करता है, ये कैरियर है, छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, उन सैटेलाइट्स को ये लेके जाता है और ऑर्बिट में छोड़ के वापस आ जाता है। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसरो ने जो मार्स मिशन किया, आपने मूवी भी देखी होगी, मिशन मंगल जो आई थी उसी प्रोजेक्ट पे बनी थी, और इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का मिशन किया उसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। हमसे पहले रशिया का रिकॉर्ड था, एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में उन्होंने अराउंड कुछ 37 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए थे, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के सैटेलाइट लेके गए और ऑर्बिट में लॉन्च करके उनको दे दिए। तो उसका पैसा रशिया ने कमाया होगा उन कंट्रीज से, तो 37 सैटेलाइट्स उसने लॉन्च किए थे। इंडिया ने जब अभी 2-3 साल पहले ये मिशन किया तो उन्होंने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, और ये 104 सैटेलाइट्स पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के थे। US के बहुत सारे सैटेलाइट्स थे, 104 में से आप समझ लो 96 सैटेलाइट्स अदर कंट्रीज़ के थे, थोड़े बहुत 5-7 जो थे वो हमारे थे। तो इसका पैसा उनको मिला ना। अब पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, नासा आज इंडिया मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस एंड एरोनॉटिक्स एजेंसी है नासा, जो US की कंपनी है, एंड दैट इज़ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। तो जैसे हमारे यहाँ इसरो है, वहाँ पे नासा है। वर्ल्ड की सबसे महंगी, सबसे ज़्यादा पैसे वाली, सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाली जो एसोसिएशन है स्पेस रिसर्च में, दैट इज़ नासा। लेकिन जब उनको अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने होते हैं ना US को, तो वो इंडिया भेजते हैं उसको। तो उनके सैटेलाइट्स इंडिया आए, इंडिया में हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो स्टेशन है वहाँ से लॉन्चिंग हुआ और उनके सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि उनको कॉस्टिंग बहुत सस्ती पड़ती है। वो बोले इंडिया जितना सस्ते में अपने स्पेस मिशंस करता है उतना सस्ते में और कोई नहीं करता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि जो रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल की बात हो रही है, अब हमारे यहाँ पे वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है लोकली और सस्ता पड़ता है, तो उस वजह से यहाँ अगर कोई प्लांट लगाएगा तो उसको सस्ता पड़ेगा, ऐसा हो सकता है ना। अब इसके लिए अपने पेट्रोलियम का भी एग्जांपल आगे लेंगे, वो भी अपने देख लेंगे। अब जिस कंट्री में क्रूड ऑयल निकलता है वहीं पे अगर उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगा दे तो उनके लिए तो रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, सस्ता है, तो वो लोग इजीली उसको प्रोक्योर करके उसको कन्वर्ट करके आपको पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में बेच सकते हैं। ये भी होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर सस्ता पड़ रहा है किसी कंट्री में तो उस कंट्री में प्रोडक्शन होने के चांसेस बड़े ज़्यादा है। ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ होंगे जहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनती है। जैसे अपने डायमंड्स की बात करते हैं, तो डायमंड जो रॉ फॉर्म में जो डायमंड है उसकी माइनिंग केनिया में, अफ्रीका में, ये सब जगह काफ़ी होती है। टी गार्डन्स की बात करें तो चाय की सबसे ज़्यादा खेती अफ्रीका में होती है, वहाँ से फिर वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। इंडिया का नंबर चाय मैन्युफैक्चर करने में या ग्रो करने में अफ्रीका से पीछे है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती है। जो चॉकलेट आप कंज्यूम करते हो, कोको बीन्स जो अपने बोलते हैं, वो कोकोआ बीन्स जो है उसकी खेती अफ्रीका में घाना में होती है। तो घाना के जो कोको बीन्स हैं वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो ऐसी हर कंट्री की अपनी अपनी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी जिसका ग्रोथ वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फैक्टर है टू डिसाइड कि कौन से कंट्री में क्या बनाना चाहिए और वहाँ से क्या खरीदना चाहिए। क्लियर? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी मैटर करती है। आज अपने देखते हैं ऑटोमेशन की बात करते हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, इन सब का जब कंपैरिजन होता है तो हम देखते हैं चाइना टेक्नोलॉजी में हमसे इतना आगे है कि वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, उस वजह से कॉस्ट कम हो जाता है, लेबर सस्ती हो जाती है, चीप कॉस्ट पे बल्क प्रोडक्शन कम टाइम में हो सकता है। तो ये सबके लिए अच्छा है। तो ऐसे कंट्री को वर्ल्ड में काम मिलेगा, मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, इसलिए वो कंट्री इतना आगे बढ़ चुका है। तो ये हम देखते हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजी के बाद हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ये भी तो होता है लेबर का डिवीज़न और उसका स्पेशलाइजेशन। जैसे अभी मैं एक बार कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि चाइना में जो वर्कर्स काम करते हैं, लेबर, उनको ना स्पेशलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। उसको बोलते हैं लर्निंग कर्व इफेक्ट। लर्निंग कर्व इफेक्ट पता है क्या होता है? जैसे आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हो बट आपको ये टर्म नहीं पता होगा। अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आज आप इसको रीड करोगे तो इस पूरे चैप्टर को या आज के लेक्चर में मैं जितना पढ़ाऊंगा उसको रीड करने में हो सकता है कि आपको 1 घंटे का टाइम लगे, सिर्फ रीडिंग करना है। अगर मैं आपको बोलूँगा 2 दिन बाद कि ये चैप्टर एक बार वापस रीड कर लो, तो जितना आपने लास्ट टाइम 1 घंटे में पढ़ा था, हो सकता है कि इस बार आप 45 मिनट्स में या 40 मिनट्स में पढ़ लो पूरा प्रॉपरली। थर्ड टाइम पढ़ने को बोलूँगा तो शायद 20 मिनट में भी पढ़ लो कि यार हाँ ये तो आता है। बार बार एक ही काम करने से उस काम को करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और टाइम कंजम्पशन कम हो जाता है।
इसी चीज़ को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं और इसी का यूज़ चाइना ने बहुत अच्छे से किया है। वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, लेबर को एक ही काम में ट्रेन करते हैं। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने क्या किया, जो इंसान मोबाइल बनाना सीख रहा है उसको मोबाइल बनाने के अलावा और कोई प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग नहीं देते। उसको बोलेंगे तू मोबाइल ही बनाएगा और तू मेरी फैक्ट्री में नहीं तो दूसरे की फैक्ट्री में बनाएगा तू मोबाइल ही, ताकि उसकी इतनी स्पीड आ जाए जितनी देर में एक इंडियन एम्प्लॉय एक मोबाइल असेंबल करता है ना, उतने में एक चाइनीज़ एम्प्लॉय 10 मोबाइल असेंबल करने की स्पीड रखता है। आप सोचो कितना फास्ट काम होता होगा, मतलब बिना देखे हाथ चलते हैं। कभी आपने देखा होगा बिग बाज़ार में, ऐसे कोई डीमार्ट में, बड़े स्टोर में आप जाओ और वहाँ पे जो कैशियर होता है ना, उसके हाथ देखें आपने, वो बिलिंग में उसके कीबोर्ड पे कैसे चल रहे होते हैं, वो देखे बिना नंबर्स टाइप कर रहा होता है और नंबर सही भी टाइप हो रहे होते हैं। क्यों ऐसा? दैट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो वो चीज़ जो है इसको हम स्पेशलाइजेशन या लेबर डिवीज़न बोल सकते हैं कि भाई इंडिया की लेबर है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उस काम में वो बहुत ज़्यादा माहिर है, स्मार्ट है, स्पेशलाइज्ड है। चाइना की लेबर है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, तो उनको टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ है, क्विक लर्नर है, फटाफट सीख जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, फ़र्क पड़ता है, तो अब वहाँ से वो काम करा लो, ऐसा होगा। तो ये सारे मैटर्स की बात यहाँ पे उन्होंने की है। फिर बोल रहे हैं, अब ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जो 9.2 अपने देख रहे थे, रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, हम क्यों करते हैं, तो उसके रीजंस थे। अब आगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले ये बोला है कि मोबिलिटी की बात हो रही है, जोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस। इंटरनेशनल ट्रेड में खाने का काम नहीं है कि आज फैक्ट्री यहाँ लगाई, कल उठा के वहाँ लगा दी। अब अगर इंडिया में कोई फैक्ट्री सेटअप करता है, कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो पूरी फैक्ट्री उठा के चाइना लेके जाएगा। आप सोचो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अपनी सारी स्किल्ड वर्कर, सारी लेबर को वो चाइना लेके जा सकते हैं, वहाँ पे रहना खाना ये वो। इंडियन लेबर, चाइनीज़ उनको आती नहीं है, चाइना की लेबर यहाँ लेके आ गए तो उनको हिंदी नहीं आती है, तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि अपने रोज़ रोज़ चेंजेस करते रहेंगे। तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ और कल्चर और सिस्टम और जहाँ पे आप रहते हो इतने साल से, ये वो बहुत सारे बैरियर्स हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपके प्रोडक्शन फैक्टर्स, फैक्ट्री, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल का सप्लाई, आपके सप्लायर्स, सप्लाई चेन नहीं पॉसिबल है कि आप पूरा शिफ्ट कर सको। कितना प्रॉब्लम हो जाता है। आपको ध्यान में टाटा नैनो का केस आपने सुना होगा। टाटा नैनो का प्लांट पहले बंगाल में लगाना शुरू किया था। बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी पार्टी ने अपोज़ किया कि फार्मर्स की ज़मीन ले लोगे आप, ये वो, जबकि वो काफ़ी अच्छा ऑफ़र दे रहे थे और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। पूरे गांव को, पूरे एरिया को नौकरी दे रहे थे, ज़मीन का अच्छा पैसा दे रहे थे। टाटा ग्रुप है तो वैसे भी फ्रॉड नहीं करता है, उनकी एक गुडविल है, ऑनेस्टी है। बट पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए एंड ही डिसाइडेड कि भाई मैं फैक्ट्री को यहाँ से हटा देता हूँ, एंड देन दे शिफ्टेड द फैक्ट्री टू गुजरात, यहाँ पे सानन में उन्होंने फैक्ट्री को शिफ्ट किया गुजरात में। और गुजरात में शिफ्टिंग करने में उनकी हालत ख़राब हो गई। वेस्ट बंगाल एक एंड है, दूसरा एंड यहाँ पे गुजरात, सानन, दोनों अपोजिट एंड्स, और वो ईस्ट वेस्ट वाला पूरा एक वो हो गया। और पूरी फैक्ट्री, इतना बड़ा प्लांट, उसको सेटअप करना फिर से, मतलब पता नहीं उन्होंने कैसे किया। अगर आप इसको देखोगे तो नेशनल ज्योग्राफिक पे या डिस्कवरी पे इसका एक पूरा शो था और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे इसको पूरा मूव किया। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो इतना उन्होंने मेहनत करके इतना खर्चा किया, पूरा प्लांट शिफ्ट किया, तो ऑब्वियसली टाटा नैनो की कॉस्टिंग तो बढ़नी थी। कॉस्टिंग बढ़ गई, गाड़ी का जो 1 लाख रुपए वाला ड्रीम था वो फ्लॉप हो गया। तो ये सारे रीजंस जो हैं बैरियर्स मोबिलिटी के, वो कहीं ना कहीं बिजनेस में हमेशा परेशान करते हैं। अगर लोकल लेवल पे कर सकते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे तो आप सोच लो क्या हालत होगी। ट्रेड इन मेनी वेराइटी ऑफ गुड्स, ठीक है, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है, पब्लिक की डिमांड उस हिसाब से रहती है, तो लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विस जो है हमेशा अवेलेबल करवाने की कोशिश कोई भी बिजनेसमैन करेगा, ये बोला हुआ है। द वेरी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स अपॉन द वेराइटी। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वेराइटी जितनी ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस उतने ज़्यादा है। बट इसमें एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा, वेराइटी सिर्फ उतनी जितनी आप बना के बेच पाओ, हैंडल कर पाओ। फिर ऐसा ना हो वेराइटी देने के चक्कर में इतना डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि परेशान हो गए, उतना नहीं। तो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई कार बनती है तो कार में अपने देखते वेरिएंट्स होते हैं, इस कार में सनरूफ आएगा, इस कार में मैकव्हील आएंगे, एलॉय व्हील्स आएंगे, इस कार में डिस्क ब्रेक्स आएंगी, इसमें पावर स्टीयरिंग आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें टच स्क्रीन आएगा। वो जो वेरिएंट होते हैं ना, वो वैरायटी आप उतनी प्रोवाइड करो जितनी आप हैंडल कर पाओ। बाकी आप जितनी ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करोगे उतना कस्टमर को कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट वो ले रहा है वैसा फील होगा कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके पास एक वेरिएंट है, ऐसा। मोर चैलेंजिंग इन नेचर, देखो इंटरनेशनल ट्रेड आज करना मजाक तो नहीं है,
पूरा वर्ल्ड आपका कॉम्पिटिटर है। लोग है ना नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने में डरते हैं, यार वो पुणे का बंदा है, वो मुंबई का है, वो दिल्ली का है, मैं सूरत का हूँ, ऐसे भी लोग डरते हैं लोकल लेवल पे। आप सोचो इंटरनेशनल लेवल पे कितने चैलेंजेस आते होंगे। तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी चैलेंजिंग एंड आपको अगर आगे बढ़ना है तो यू हैव टू फाइट विद दोज चैलेंजेस। वो होने ही वाला है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, देखें इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर सेटिंग अप एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द एफर्ट्स ऑफ ट्रेडर्स सोली आर नॉट इनफ। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ एवरी नेशन हैज़ टू मेक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ट्रेड अगर आपको इंटरनेशनली सेटअप करना है ना, तो ये सिर्फ ट्रेडर्स मिलके नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रेडर्स के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दूसरे कंट्री को पटा के उसे मीटिंग्स करके मिनिस्टर लेवल पे। अब जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ये लोग सब मिल के कुछ जुगाड़ बिठाएं कि चलो कोई समिट ऑर्गेनाइज करते हैं, एशिया के सारे कंट्रीज़ को बुलाते हैं, बांग्लादेश वालों को बुलाते हैं, चलो श्रीलंका वालों को बुलाते हैं, और भी कंट्रीज़ हैं उनको बुलाते हैं, जिनके साथ पाकिस्तान को भी इनवाइट कर देते हैं, चाइना को इनवाइट करते हैं। तो क्यों ना एक समिट करें। समिट मतलब ऐसा नहीं टाइम पास कर रहे हैं, वहाँ के डेलीगेट्स, वहाँ के फॉरेन के मिनिस्टर्स जो ट्रेड और कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, उनको बुला के यहाँ पे पटाया जाता है कि यार चलो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तभी हमारा कॉन्टिनेंट ग्रो करेगा। आप हमें कुछ बेनिफिट्स दो, हम आपको कुछ बेनिफिट्स दें, हमारे ट्रेडर्स को फ़ायदा हो, आपके ट्रेडर्स को फ़ायदा हो ना, गिव एंड टेक रिलेशंस। तो ऐसे रिलेशंस क्रिएट करने से कहीं ना कहीं बिजनेस फ्लरिश करता है और इंटरनेशनल ट्रेड और अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट का एग्जांपल दिया है जो गुजरात गवर्नमेंट ने किया था, और ऐसे एफर्ट्स होते रहते हैं। बहुत बार होता है कि फॉरेन से डेलीगेशन आते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आओ, आपके पास कोई प्रपोजल है तो आप हमें दो, हमारे पास भी कुछ प्रपोजल है कि हमारे बिजनेसमैन आपके कंट्री से बिजनेस बढ़ाएं कैसे, आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, वो कैसे होगा। और गिव एंड टेक जो बेनिफिट्स की बात होती वो होनी चाहिए। नॉलेज एंड फोरकास्ट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसीज, हाँ ये भी होना चाहिए ना। करेंसीज नहीं होती अलग अलग, डॉलर, रुपी, पाउंड, यूरो, जापानीज़ येन, चाइनीज़ युआन, श्रीलंकन रुपी, पाकिस्तानी रुपी, मॉरिशियन रुपी, थाईलैंड में बाहत है, दिनार है, सऊदी में दिरहम है, दुबई में, ऐसे अलग अलग करेंसीज़ हैं। तो ये सारी करेंसीज़ की नॉलेज और इसका फोरकास्टिंग का मतलब करेंसीज़ के रेट चेंज होते रहते हैं, डॉलर कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। तो इसके बारे में प्रॉपर आइडिया बिजनेसमैन को भी होना चाहिए और प्रॉपर आइडिया सरकार को भी लगना चाहिए, जो डिटेल अपने बिजनेसमैन को डे टू डे प्रोवाइड कर सके, जिससे वो डीलिंग्स करे तो उसको ध्यान रहे कि उसको क्या करना है, कितना फ्लक्चुएशन है, कितना नहीं, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। जॉइंट एफर्ट ऑफ नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये भी होना चाहिए ना कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जब हम काम करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए काम करती है। अपना एशिया में एशियन करके पूरा ग्रुप है, ASEAN, दैट इज़ एशियन। तो ये एक ग्रुप है पूरा जो, और एक और भी ग्रुप है जो साउथ एशिया के सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, जिसमें बहुत सारे नेशंस हैं। और एक और ग्रुप जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब लोग मिलके भी वही कोशिश करते हैं जॉइंट एफर्ट्स के कैसे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस रिलेशंस बेटर होने चाहिए, ठीक है। ओपेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसमें सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ है जहाँ पे पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है वो सबसे लार्ज स्केल पे होता है, तो उन्होंने ग्रुप बना रखा है। तो ऐसी एसोसिएशंस का होना काफ़ी ज़रूरी है। हम मिल बांट के काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजीज़, ये तो होता ही है। देखो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रूलिंग गवर्नमेंट की सोच क्या है, वो लोग सेक्युलर है या फिर कम्युनल है या फिर कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन का ही सोचते हैं और प्राइवेट एंटिटीज़ का सोचते हैं, या फिर किसी एक रिलीजन का ही सोचते हैं, या माइनॉरिटी का नहीं सोचते, किसी कैसी गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करेगा, उनकी आइडियोलॉजी पे। सोशली वो लोग अपने पब्लिक के साथ कैसे डीलिंग्स करते हैं डे टू डे, उस पर भी डिपेंड करेगा। अपने नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है, कभी हमारी तरफ से कभी उनकी तरफ से, जो भी है, चलो वो डिबेटेबल इशू है, कौन सही है कौन गलत है, हमें जितना पता है हम तो उतनी बात करते हैं। लेकिन सोशल आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो सब भी इम्पैक्ट करती हैं बिज़नेस को। देखते हैं अपने इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी भी रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, वहाँ से भी आ जाते हैं हम इनसे गुड्स नहीं खरीदेंगे, यहाँ से भी आ जाते हैं हम इनको कोई गुड्स बेचेंगे नहीं, हमारा कोई सामान यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये वो। तो बिज़नेस पे तो इफ़ेक्ट हो ही सकता है ना, ऑब्वियस है। वास्ट स्केल का मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही हेवी लेवल पे हो रहा है, छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस हो रहा है तो ये बड़े स्केल पे हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व विल ऑलवेज बी हाई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट,
इन्वॉल्व्स मोर परमिशंस एंड टैक्सेस। परमिशंस एंड टैक्सेस क्या एग्जैक्टली इसका मतलब निकला है, आप समझ। देखो, परमिशंस का मतलब ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने हैं तो लाइसेंसिंग और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। अब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लगता है, IEC कोड नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर आपको इशू कराना पड़ता है। टैक्सेबिलिटी की बात करें, फॉरेन कंट्री से टैक्स मतलब इनकम कमा के लाओगे तो वो कंट्री टैक्स लेगा या हम टैक्स लेंगे, वो भी बात होती है। इसके लिए अग्रीमेंट्स बनते हैं, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स, DTAA। और ऐसे अग्रीमेंट्स जो है वो 1 to 1 कंट्री के साथ बनते हैं। मतलब इंडिया श्रीलंका का DTAA अग्रीमेंट अलग होगा, इंडिया और US का अलग होगा, इंडिया और रशिया का अलग होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अलग होगा। तो वो अग्रीमेंट्स के हिसाब से टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और कितनी बार फॉरेन इनकम पे भी इंडिया में टैक्स लग जाता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, मतलब लीगल मैटर्स की जो हम बात करते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। ऐसा इन्वॉल्व्स हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन, ये पहले ही बात हो चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पे आप कंपटीशन देखोगे तो ज़्यादा ही रहेगा ना। जैसे अगर आप लोकल लेवल पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, बेच रहे हो, तो कॉम्पिटिटर 2 होंगे, 4 होंगे। नेशनल लेवल पे जाओगे, स्टेट लेवल पे जाओगे, 10-20 होंगे, तो आपको और लगेगा कि यार कंपटीशन टफ है। अगर अब बात करते हैं नेशनल के बदले इंटरनेशनल लेवल की, तो आप देखते हो इंटरनेशनल लेवल पे कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब छोटी से छोटी बात पे कस्टमर चला जाएगा। मोबाइल कंपनीज देख लो, सैमसंग और एप्पल किस तरीके से फाइट होती है, एंड्रॉयड वर्सेस iOS किस तरीके से फाइट होती है। तो यू नो दैट डिग्री ऑफ कंपटीशन विल ऑलवेज बी हायर इफ़ यू आर कॉम्पिटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। बट उसका मज़ा है, पता है, आप जितना टफ सिचुएशन में कॉम्पीट करोगे ना, आप उतना ही निखर के या बेटर परफॉर्म करके बाहर आओगे। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ का तभी पता चलेगा जब आप उस लेवल पे रेस में पार्टिसिपेट करो। लाइक होता है ना कि अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो गली में खेलना, अपनी सोसाइटी में खेलना, वो तो खेलेगा अच्छा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, IPL में खेलना, नेशनल स्टेट टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए खेलना, तो वहाँ पे जो कंपटीशन की जो टफनेस होती है वो आपको फील होगी। तो आपका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अगर आप हार्डवर्क करोगे और आप सच में टैलेंटेड हो तो पता भी चल जाएगा कौन टैलेंटेड है, वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें, कंपटीशन होने वाला है इफ़ यू आर टॉकिंग और डीलिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ तक आते आते आपको आई होप काफ़ी सारे पॉइंट्स पता चले होंगे। अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एंड ऑल आ रहा है, तो मैं ये टॉपिक आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज का लेक्चर ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करते, आपके लिए थोड़ा बर्डनसम हो जाएगा। सो एक बार आप पहले इतना रीड कर लो, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। अपने आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे कि इसको करके कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आई विल ट्राई कि आपका ये चैप्टर पैकअप हो जाए। उससे ज़्यादा टाइम देने की इसको ज़रूरत नहीं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप पढ़ के रखो, एनी टाइम आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।